ठीक है। देखिए आपका एविडेंस में ये 79 से लेकर और 90 तक, इसमें आपका ज़्यादातर धाराएं याद रखनी है कि किस सेक्शन में क्या बात दी गई है, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। और दो तीन धाराएं ऐसी हैं जहां के अंदर से भी क्वेश्चन बना है। जैसे कि आपका इन धाराओं में पहला नियम जानिए कि दस्तावेजों से संबंधित कुछ उपधारणाएं यानी कि प्रिजम्पशन दिया गया है। तो आपका कल बहुत डिटेल में प्रिजम्पशन बताया गया था। फिर एक बार उसमें जो हमने बताया था आपका, उसमें उपधारणा शब्द कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि अनुमान कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट बताया था कि अनुमान दो प्रकार का हो सकता है, या तो फैक्ट का या लॉ का। फैक्ट का कब अनुमान कहा जाएगा या उपधारणा, जब बेयर एक्ट में कहीं भी मे प्रिज्यूम शब्द रहेगा, यानी कि उपधारणा कर सकेगा न्यायालय। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य नहीं है, पहला नियम। दूसरा, अनुमान न निकालकर सबूत या प्रूफ की मांग कर सकता है। तीसरा नियम आपका कि अगर न्यायालय ने अनुमान निकाल ही लिया तो वह अनुमान सदैव खंडनीय है, यानी कि हमेशा उस अनुमान को काटा जा सकता है, गलत साबित किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये तथ्य की उपधारणा है, यानी कि में प्रिज्यूम में आएगी। इसके बाद आपका सेल प्रिज्यूम विधि की उपधारणा भी पूछी गई है। जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होता है वह दो प्रकार का होता है, एक खंडनीय विधि की उपधारणा और दूसरा अखंडनीय। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बना है कि विधि की उपधारणा होती है, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें दिया है कि सदैव खंडनीय, सदैव अखंडनीय, कुछ में खंडनीय और कुछ में अखंडनीय, इनमें से कोई नहीं, तो कुछ में खंडनीय और कुछ में अखंडनीय। अब कौन विधि की उपधारणा का खंडन किया जा सकता है, यानी कि उसको गलत साबित किया जा सकता है, और किस अनुमान को गलत साबित करने का मौका विधि नहीं देगी। तो ऐसी ऐसी दशा में आपका विधि की उपधारणा जो खंडनीय होती है वह एविडेंस की धारा 4 में सेल प्रिज्यूम में समाहित है, यानी कि उपधारणा करेगा शब्द में विधि की खंडनीय उपधारणा समाहित है। तो जहां भी बेयर एक्ट में अगर ये रहे कि न्यायालय उपधारणा करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाउंड है, सबूत की मांग नहीं कर सकता, अनुमान निकालेगा ही। लेकिन उस अनुमान का विपक्षी द्वारा खंडन भी किया जा सकता है, यानी कि उस अनुमान को विपक्षी पक्षकार गलत साबित कर सकता है। अतः ऐसी अनुमान को विधि की खंडनीय अनुमान कहा जाता है। तो किस शब्द में आपका समाहित है? सेल प्रिज्यूम। जो विधि का अखंडनीय अनुमान होता है वह आपका कंक्लूसिव प्रूफ होता है, या विधि की अखंडनीय उपधारणा न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य होता है। लेकिन जब एक बार अनुमान निकाल लिया तो डिस्प्रूफ करने, ना साबित करने, या उसको काटने यानी कि उसका विरोध करने, यानी कि उसका खंडन करने नहीं नहीं। तो जो ये दस्तावेजों संबंधी कुछ अनुमान हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। इसमें आपका मे प्रिज्यूम शब्द कहीं कहीं आएगा और कहीं कहीं सेल प्रिज्यूम आएगा, यानी कि जो विधि की अखंडनीय उपधारणा है, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ या अकाट्य तर्क, इन धाराओं में कहीं भी वह समाहित नहीं है।
तो पिछली बार भी क्वेश्चन बना, 4-5 बार मैं बताया हूँ कि निश्चायक सबूत एविडेंस के किन किन धाराओं में समाहित हैं। तो 3 धारा याद करके जाइएगा, रिपीट करें तो 41, 112 और 113 3 ही धारा में है। इसके बाद आइए 79 बताया गया, यहाँ से थोड़ा अंदर से जरूर क्वेश्चन बना है कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट था, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपका कह सकते हैं कोर्ट में पेश की गई है, तो न्यायालय क्या यह उपधारणा करेगा? तुरंत पॉइंट पकड़ना है। करे उपधारणा करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये विधि की उपधारणा है, और करेगा का मतलब कि अनुमान निकालने के लिए न्यायालय बाध्य है, और करेगा का मतलब कि दूसरा पक्षकार इस अनुमान को क्या साबित कर सकता है? गलत। तो क्या क्या अनुमान लगाया जाएगा अगर प्रमाणित कॉपी पेश की जाती है? ये अंदर से भी एमपीओपी क्वेश्चन बनाया है कि प्रमाणित कॉपी सही है, पहला अनुमान। यानी कि जो मूल कॉपी में था वही किस में है? प्रमाणित कॉपी में। जो ऑफिसर प्रमाणित कॉपी दिया है वह प्रमाणित प्रत देने की हैसियत रखता था, उसी का ही साइन है, उसी की ही मुद्रा है। और इन सभी बातों के बारे में उपधारणा न्यायालय करेगा कि ये सभी बातें क्या हैं, सही की गलत? सही। यानी कि आपका केवल दस्तावेज के असली होने के बारे में अनुमान नहीं लगाया जाएगा, ये भी अनुमान लगाया जाएगा कि वह व्यक्ति जो प्रमाणित कॉपी दिया है, ऐसी प्रमाणित कॉपी देने में क्या था? सक्षम था। ये आपका स्पष्ट लिखा है। यही एमपीओपी में थोड़ा अंदर से पूछ लेता है। 79 के बाद आइए 80। साक्ष्य के अभिलेखन के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो ये भी कल बताया गया था कि अगर न्यायिक कार्यवाही में कोई साक्ष्य लिया गया है, संस्वीकृति ली गई है, कथन लिया गया है, या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के समक्ष शपथ पर कोई कथन किया गया है, तो न्यायालय क्या क्या उपधारणा करेगा? तो उपधारणा करेगा यानी कि फिर आ गया कि धारा 80 में कौन सी उपधारणा है? पहला तथ्य की विधि की। फिर करेगा है तो खंडनीय की अखंडनीय। खंडनीय न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार है, बाध्य है। और सबूत की मांग अनुमान निकालने के लिए कर सकता है कि नहीं? नहीं। ये 4 बातें हमेशा सेल प्रिज्यूम में चलती रहेगी। में प्रिज्यूम रहेगा तो फिर हम बताएंगे, अभी सेल वाला चल रहा है। तो क्या क्या अनुमान लगाया जाएगा? एक उदाहरण अच्छा बताया गया था, और वह सबसे उत्तम उदाहरण मैं बताया था सीआरपीसी की धारा 164 में। धारा सीआरपीसी की धारा 164 में जो मजिस्ट्रेट न्यायिक होते हैं वह कन्फेशन भी आपका मने लिखते हैं और कथन भी लिखते हैं। तो अगर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति का कथन लिखा हो या अभियुक्त का कन्फेशन या संस्वीकृति लिखी हो, तो और वह दस्तावेज कोर्ट में पेश किया गया, तो न्यायालय क्या क्या उपधारणा करेगा? तो बताइए, यह संस्वीकृति सही थी, उपधारणा की जाएगी कि नहीं की जाएगी? जिस परिस्थिति में यह कथन या संस्कृति की जानी चाहिए वह परिस्थितियां विद्यमान थी, की जाएगी कि नहीं परिस्थिति के बारे में? और सभी प्रक्रियाओं का क्या किया गया था? पालन। यानी कि चेतावनी दी गई थी कि नहीं? तो अनुमान लगाकर चला जाएगा कि चेतावनी दी गई थी। चूंकि अकाट्य तर्क है नहीं, अतः अभियुक्त को ये अधिकार है कि वह इस उपधारणा का, अनुमान का, इस कल्पना का को काट सके, गलत साबित कर सके। तो फिर सीआरपीसी एक धारा आएगी कि अगर अभियुक्त कहता है कि प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया,
हमें चेतावनी ही नहीं दी गई, तो क्या न्यायालय अभियुक्त की बातों पर विचार कर सकता है कि नहीं? और अभियुक्त इस दस्तावेज को काटने के लिए जो पेश की गई है, क्या मौखिक कथन, मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा कि नहीं? तो ग्राह्य होगा। और आपका सीआरपीसी की वह धारा याद रखनी है, 463 463। भले 91 में बताया जाएगा, 91 आगे तो फिर वो धारा ऐड होगी। तो 463 के तहत अभियुक्त इस अनुमान को क्या कर सकता है? काट सकता है, खंडित कर सकता है। 80 के बाद आइए 81। राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी कि आपका न्यायालय हर ऐसी, यहीं से शुरू करना है भाई आपका, देखिए, न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा। तो तुरंत पॉइंट पकड़ लीजिए कि 81 में जो राजपत्र या समाचार पत्र में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बारे में क्या अनुमान लगाया जाएगा? तो न्यायालय उपधारणा करेगा। तो तुरंत बैरेक पर लिख लेना है, ये विधि की उपधारणा है कि तथ्य की? विधि की। चूंकि करेगा शब्द है, तो न्यायालय बाध्य है कि विवेकाधिकार है अनुमान निकालने के लिए बाध्य है। और इस अनुमान को खंडित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो ये धारा भी कहाँ निकली? विधि की खंडनीय उपधारणा। एक लाइन में कहा जाए, कौन सी उपधारणा? विधि की खंडनी। अब एक उदाहरण देखिए, तब डायरेक्ट को आगे बढ़ा जाए। एक एक दो दो लाइन ही जानना है इधर आपका। उदाहरण ये देखना है कि अगर किसी समाचार पत्र में या सरकारी गजट में या भारत के राजपत्र इत्यादि में या विदेशी गजट में, यानी कि यह धारा केवल भारतीय माने भारत के आपका कह सकते हैं राजपत्र में या समाचार पत्र में जारी किए गए नोटिफिकेशन को ही मान्यता नहीं देती, बल्कि अगर विदेशी सरकारों ने भी अपने यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया है सरकार ने, उसको भी मान्यता देती है। तो न्यायालय, अब एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि आपका सरकार ने कोई आपका नोटिफिकेशन समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया। तो अब समस्या ये आई कि ऐसी दशा में न्यायालय क्या उपधारणा करेगा? अगर वह समाचार पत्र या जो सरकार का गजट होता है वह आपने पेश कर दिया कोर्ट में जो प्रकाशित हुआ था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह जो आपका पेपर या सरकारी पत्र में निकला है वो सही है कि गलत? सही, भाई सही है। इसमें आपका एक लाइन में। तो अगला देखिए आपका 81 के बाद आ जाता है 81 ए भी पूछी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा। फिर एक बार देखिए, चूंकि जब से ये कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आया है, आप एक बात गौर करिए कि जो नोटिफिकेशन, जो बातें आयोग द्वारा या सरकार द्वारा समाचार पत्रों में या रोजगार समाचार में विस्तृत रूप से पहले निकलती थी, अब रोजगार समाचार कोई लेता ही नहीं। समाचार पत्र भी कम विक्रय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपका इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है, यानी कि आपका नेट के माध्यम से उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध है। तो समस्या ये आई कि अगर सरकार ने आपका समाचार पत्र में न निकालकर सरकार अपनी साइट पर कोई नोटिफिकेशन देती है, तो क्या उस नोटिफिकेशन के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा कि नहीं कि ये नोटिफिकेशन सही है? बताइए तो। करेगा। तो अगर आपका राजपत्र से समाचार पत्र और पत्र कागज आ जाए तो 81
और यहीं आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो बातें मैंने छपी हैं या इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई तो कौन सी धारा 81A सेम है। ये भी विधि की उपधारणा है, न्यायालय बाध्य है और ये खंडनीय उपधारणा है। तो फिर एक बार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को देखा जाए हल्का सा और 2-3 लाइन में। देखिए, जब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जाएंगे, पढ़ेंगे, वहां आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो संसूचनाओं द्वारा अपराध किया जाता है, जैसे ईमेल द्वारा, फैक्स द्वारा इत्यादि द्वारा, तो उनको मान्यता दी गई है और उन अपराधों को दंडनीय बनाया गया है। मैं बता दूं, उसमें आपका जो ये इंटरनेट पर सरकार जो नोटिफिकेशन प्रकाशित करती है उसको भी मान्यता दी गई है। आप जो एडमिट कार्ड निकालते हैं उसको भी मान्यता दी गई है, तभी तो आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे। भाई, इसको मान्यता देगी सरकार, आयोग, तभी तो आप सम्मिलित होंगे। कि आप हमारे साइट पर जाइए और जाकर आप क्या करिए, एडमिट कार्ड निकालिए। तो ऐसी दशा में अगर किसी नोटिस कानून का प्रकाशन इंटरनेट के माध्यम से होता है तो उसमें एक समय दिया है, आपका नियम बनाया है केंद्र सरकार ने कि जब नोटिफिकेशन आपका ऑनलाइन हो गया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में हुआ है तो वह लागू कब होगा, तो प्रकाशित होने के 48 घंटे बाद। याद रखिए, यानी कि अगर नेट पर कोई चीज अपलोड की गई है सरकार द्वारा तो वह लागू कब होता है। सरकार ने इसके लिए नियम बना रखा है, ये आईटी एक्ट में नहीं है, आईटी एक्ट से जुड़ा है। 48 घंटा बाद ही लागू होगा और बिना प्रकाशन के किसी भी कानून को आप लागू नहीं कर सकते। पहले क्या करना पड़ेगा, कानून का नोटिफिकेशन, तब लागू करेंगे। तो कम से कम आईपीसी में बता दीजिए, एक बार पूछा है आईपीसी का प्रकाशन कहाँ किया गया था, किस राज्य में। कल आपका बंगाल गजट में कितने भागों में, 3 भागों में, 13, 17 और 20 अक्टूबर 1860। उसके बाद से वह 1 जनवरी 1862 से क्या हुई, लागू। तो क्या बिना प्रकाशन के कोई कानून या अधिसूचना लागू कर देंगे। तो प्रकाशन करना वैकल्पिक है कि अनिवार्य है, अनिवार्य है। एक उदाहरण बिहार का देखिए, क्योंकि सोमवार को फिर आयोग में सुनवाई है, तो एक उदाहरण बिहार आयोग का भी, भाई जो लोग 1 नंबर आधा नंबर से रुके हैं उनके लिए भी उदाहरण दे दिया जाए 2 नंबर से। भाई आपका बहस हुई जो पिछले आपका कह सकते हैं, उसमें लड़कों ने ये कहा कि हजूर, जो आयोग ने एपीओ का नोटिफिकेशन जारी किया, कहीं भी उस नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख नहीं है कि प्री में इतना % नंबर पाएंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। आयोग का तर्क है कि 2007 का ये सरकार द्वारा नोटिफिकेशन है, हम उस आधार पर ये कार्य किए हैं। तो जज साहब ने कहा कि ये बताइए, आप नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिए, जब 2007 में सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया तो आप विज्ञापन में ये बात क्यों नहीं लिखे। तो हमेशा याद रखिए, जो विज्ञापन निकलता है उसी को ही चैलेंज किया जाता है और विज्ञापन में जो बातें लिखी गई हैं एक पॉइंट भी आयोग उससे बाहर नहीं जा सकता। यानी कि एक बार जब फार्म भर दिया गया और आयोग चाहे कि हम शर्तें क्या कर दें, बदल दें, ये संभव नहीं है। तो चूंकि जज साहब का मूड लड़कों के फेवर में था तो आयोग को 1 हफ्ते का समय दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा रूलिंग लाइए जहां की विज्ञापन में बातें न लिखी गई हो, फिर भी वह प्रिवेल करेगी, लागू होगी। और ऐसी कोई निर्णय नहीं आया है और अंत में आपका यही निष्कर्ष निकलेगा कि आयोग फिर हारेगा,
सिंगल बेंच से हारा नहीं माना, अब कहाँ से लतियाया जाएगा, डबल बेंच से। इसके बाद एक लात खाने का और तरीका है, सुप्रीम कोर्ट जाए तो आयोग चाहे तो फंसा सकता है मामला, और एसएलपी में अभी विकल्प है कहाँ जाने का। तो एक बार लतियाया गया, नहीं माना, फिर लतियाया जाएगा तो डबल बेंच में, और फिर लास्ट में कहाँ से लतियाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, तब मानेगा। वैसे आयोग को चाहिए कि भाई आपका मैंने रिजल्ट निकाल कर परीक्षा करा ले। क्या दिक्कत है आयोग को परीक्षा कराने में? फिर एक बार देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में बताया गया, थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर बताया गया कि आईटी एक्ट द्वारा इसे मान्यता दी गई है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। अगला देखिए आपका, अब आइए बी 82 देखिए, मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। तो बस एक लाइन आपका याद करके छोड़ दीजिएगा, यहाँ भी आपका कह सकते हैं कि विधि की उपधारणा है खंडनी। इसके बाद 83 देखिए, सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखाओं के बारे में उपधारणा। अब आइए आपका यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, जब आप सेक्शन आपका 83 पढ़िए तो इसी के साथ एक सेक्शन आपका पढ़ना पड़ेगा 36, जोड़ते रहिए ब्रैकेट पर, 36 को पढ़ना पड़ेगा। पहले 36 देखा जाए और तब आपका 83 देखा जाए। ध्यान से देखिए, पहले आप देखेंगे आपका 36 और तब कौन सी धारा पढ़ेंगे, आपका 86 पढ़ेंगे। देखिए एक लाइन 36 ये कहती हैं कि जो मानचित्र या रेखा या जो चार्ट बनाया गया है किसी विषय से सुसंगत है, जो विवाद उत्पन्न हुआ है, तो वह मानचित्र, चार्ट या जो रेखा होता है वह साक्ष्य में सुसंगत होगा। ये किस सेक्शन में आपका बताया गया है? 36 में। फिर आपका 83 पर गौर करना है, अगर सरकार ने या सरकार के किसी प्राधिकारी ने कोई मानचित्र, कोई रेखा या नक्शा या चार्ट बनाया है और वह मानचित्र, चार्ट या रेखा या नक्शा कोर्ट में पेश किया जाता है, तो आप बताइए न्यायालय क्या उपधारणा करेगा कि वह मानचित्र, रेखा या जो चार्ट है सही है कि गलत? लेकिन किसने बनाया हो, तो सरकार या सरकार के प्राधिकारियों ने। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने बनाया हो तो क्या आपका इस बारे में न्यायालय ये मानेगा कि ये सही है? नहीं, इस बात को क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में साबित। तो किसके द्वारा बनाया गया नक्शा ज्यादा महत्व रखेगा और किसके द्वारा कम रखेगा, बताइए? तो सरकार या सरकार के प्राधिकारी बनाए हैं तो ज्यादा महत्व, आम जनता बनाई है तो महत्व क्या होगा? कम होगा। फिर एक बार आपका बैक होइए, 36 से तो जोड़कर पढ़ना ही है। इसको आपको पुलिस एक्ट से पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का पैरा 114 पढ़िएगा, 114। घटना स्थल का नक्शा नजीर बनाया जाना कई बार पूछा गया भाई, अंडरलाइन इसको लिख लीजिए कोरिलेट करके। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का पैरा 114 पढ़ना है। नक्शा घटना स्थल का नक्शा नजीर बनाया जाना, तो आपका जो अन्वेषण अधिकारी है घटना स्थल का नक्शा नजीर बनाएगा, और नक्शा नजीर बनाने में दिक्कत आती है तो किसकी सहायता ले सकता है? तो बताया गया था किसकी सहायता? डीएम के की लेखपाल की, लेखपाल की। याद रखिएगा कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है,
पैरा भी याद रखना है। कौन सा पैरा है? 114, 114। तो लेखपाल याद रखिए और नक्शा नजीर घटना स्थल का तुरंत इसी पर पकड़िए, क्योंकि सरकार के प्राधिकारियों ने ये नक्शा बनाया घटना स्थल का, कोर्ट में ये नक्शा पेश किया गया, तो न्यायालय 83 के तहत क्या उपधारणा करेगा कि नक्शा नजीर सही है कि गलत है? सही है, लेकिन उपधारणा करेगा, यानी कि अभियुक्त चाहे तो इस उपधारणा का क्या कर सकता है? खंडन, कि ये नक्शा बनाया तो गया है लेकिन सही नहीं है। आइए 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिनमें उस देश की कोई विधियां अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, तथा हर ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्टें अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, यानी कि न्यायालय के निर्णय की रिपोर्टिंग होना तात्पर्य है। असली होना उपधारित करेगा, यानी कि न्यायालय ये मान कर चलेगा कि ये असली है। तो पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। पहले तो ये आप फिर एक बार बैक होकर हम बता रहे हैं, पिछली बार एपीओ में आया था कि पहला क्वेश्चन ये आया कि किस विधि को न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक है? भारतीय विधि कि विदेशी विधि कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो किसको साबित किया जाएगा? विदेशी विधि। और किसको साबित नहीं किया जाएगा? भारतीय विधि। क्यों? क्योंकि धारा 57 के तहत न्यायालय जुडिशियल नोटिस लेगा, यानी कि न्यायिक क्या करेगा? अवेक्षा। ये याद रखे, पहला नियम। दूसरा नियम, विदेशी विधि को कैसे साबित किया जाएगा? तो दो तरीका हम बताए थे, एक सेक्शन 38 के तहत बताए थे और दूसरा धारा 45 के तहत, 45 के तहत। ये भी पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है कि विदेशी विधि को साबित करने के क्या तरीके हैं। तो कितने मार्कर आएंगे? 2। दोनों धाराएं देखिए। सेक्शन 45 के तहत न्यायालय विदेशी विधि के बारे में जो कुशल व्यक्ति हैं उसकी ओपिनियन ले सकता है, यानी कि एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय, जो विदेशी विधि में क्या हो? कुशल हो। तो बताइए, कोई व्यक्ति विदेशी विधि में कुशल कैसे हो सकता है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 3 तरीका मैं बताया था। पहला तरीका, विदेशी विधि के बारे में पढ़ाई किया हो, यानी कि उपाधि, उपाधि इसको कहा जाता है। दूसरा, शौक रखता हो, यानी कि भले एलएलबी न किया हो लेकिन खूब विदेशी किताबें मंगा कर पूरा क्या किया है। और तीसरा, शौक नहीं तो अनुभव, यानी कि विदेशी विधि के बारे में काफी क्या रखता है? अनुभव। उपर्युक्त सभी और इसी को विशेष कुशल क्या कहा जाएगा? व्यक्ति। और इनकी राय क्या होंगी? 45 में सुसंगत। तो पहला तरीका क्या हुआ विदेशी विधि को साबित करने का? एक्सपर्ट ओपिनियन। किस सेक्शन के तहत? 45। दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका आपका है कि सेक्शन 38 के तहत उस विदेशी सरकार के प्राधिकार से कानून की जो पुस्तक छपी थी या जो न्यायालय के निर्णय उस देश के में छपे थे, उस आपका दस्तावेज या पुस्तक को भारत में क्या किया जाए? प्रस्तुत। अब यही आपका अगली जो धारा हम बताना चाहते हैं आपका 84, बस यहीं से कोरिलेट करके पढ़ना है।
कि अगर विदेशी सरकार के प्राधिकार से कोई कानून की पुस्तक विदेश में छपी है या विदेशी न्यायालय कोई निर्णय दिया और उस विदेश उसमें आपका विदेश में किसी समाचार पत्र या पत्रिका में वह निर्णय छापा गया है, तो भारत में मुख्य पत्रिका कौन है जहाँ की भारत के न्यायालय के निर्णय छापे जाते हैं? AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर। उसी प्रकार विदेश में भी तो जनरल होंगे जहाँ के न्यायालय के निर्णय क्या किए जाते होंगे, छापे जाते होंगे। तो अगर वह न्यायालय के निर्णय भारत में पेश किया जाए या विदेशी सरकार ने जो किताब प्रकाशित की थी वह भारत में क्या किया जाए, पेश किया जाए, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा, यानी कि न्यायालय यह मान कर चलेगा कि यह विदेशी निर्णय या विदेशी पुस्तक में लिखी बातें सही हैं कि गलत हैं, सही हैं। तो कौन सी धारा में मानकर चलेगा, यानी कि उपधारणा करेगा? तो सेक्शन 38 पॉइंट पकड़ लीजिएगा। कौन सी धारा है? 84। कौन सी धारा है इसमें? 84। अब कोई समस्या तो बताइए, क्योंकि 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी निकाले गए जो पूछे गए पिछली बार में। अब 85 आ जाइए। मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा। तो पहले तो मुख्तारनामा समझिए। मुख्तारनामा का मुख्तार नियुक्त करना। मुख्तारनामा का मतलब हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी देना, ना है तो उसको लिख लीजिएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि प्राधिकृत करना, पावर ऑफ अटॉर्नी। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में 2 बार रिपीट किया है। सेक्शन पूछा है कि मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा किस सेक्शन में है, केवल इतना ही क्वेश्चन आता है। और दूसरा आ जाएगा ये विधि की उपधारणा है कि तथ्य की, और तीसरा खंडनी की अखंडनी। तो पहले मुख्तारनामा समझिए, उसके बाद से अन्य चीजें हम बताएंगे। देखिए, मुख्तार नियुक्त करना मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए अथराइज करना। अथराइज मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी देना। पावर ऑफ अटॉर्नी देना का मतलब अपना अधिकार लिख पढ़कर किसी दूसरे को देना। जैसे ए का एक मकान है और वह बी को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि मेरी ओर से तुम मेरे मकान को बेच दो। तो अगर बी ए का मकान बेच दिया पावर ऑफ अटॉर्नी का सहारा लेकर, तो ये वैध होगा, ये सही होगा, ये वैलिड होगा कार्य। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तारनामा। जब भी मुख्तार किसी को नियुक्त किया जाएगा तो लिखित में नियुक्त किया जाएगा, उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक बी आया और आपसे कहा कि इस प्लाट का मैं मुख्तार नियुक्त किया गया हूं और हमसे ये प्लाट आप खरीद लीजिए, और चलिए मैं आपको रजिस्ट्री कर दे रहा हूं, आधा पैसा दीजिए और आधा क्या करिएगा बाद में। तो उस पर विश्वास न करिए तुरंत, मैं फिर बता दूं, ये नहीं कि तुरंत विश्वास कर लीजिए। सर्वप्रथम जाकर जो पावर ऑफ अटॉर्नी जब लिखा जाता है तो रजिस्टर्ड होगा, नंबर होगा। तो सर्वप्रथम आपका कर्तव्य है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, जो वह पावर ऑफ अटॉर्नी बता रहा है उसका सीरियल नंबर ले लीजिए, और जैसे सीरियल नंबर कंप्यूटर में वहां डाला जाएगा पूरा डॉक्यूमेंट क्या होगा आ जाएगा। सबसे पहले उसकी प्रमाणित कॉपी निकलवाइए, एक बार अस्थिर से पढ़िए कि कितना इसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है, क्या पूरी संपत्ति बेचने का कि एक बिस्वा।
कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी बाद में रद्द तो नहीं कर दिया गया है? तो दिया गया है कि नहीं? हो सकता है झूठ बोल रहा हो, या हो सकता है कि 1 साल के लिए दिया गया हो और दूसरे साल आप मिले हो और कह रहा है कि अभी भी मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है, प्राप्त है। तो धोखाधड़ी भी हो सकती है। लेकिन फिर एक बार बताया जाए, पावर ऑफ अटॉर्नी अगर रजिस्टर्ड है और लिखा पढ़ी हुई है तो न्यायालय उपधारणा करेगा कि ये दस्तावेज सही था और पावर ऑफ अटॉर्नी क्या की गई थी, दी गई थी। तो बताइए, अपंजीकृत होना चाहिए कि पंजीकृत? अपंजीकृत के बारे में कोई अनुमान नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या हो। और जब बताइए, जब पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो गई तो थोड़ा 74 जो आपने लोक दस्तावेज पढ़ा था उसका खंड 2 पर गौर करिए कि किसी आपका प्राइवेट दस्तावेज का जो लोक अभिलेख होता है अब वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। फिर एक बार देखिए, ए ने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखकर बी को दे दिया। ये प्राइवेट दस्तावेज हैं, लेकिन जैसे ही इसे रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या किया गया, अब ये प्राइवेट नहीं रहा, ये क्या हो गया? लोक। और लोक दस्तावेज, फिर एक बार क्रम बनाइए। 74 में लोक दस्तावेज हो गया, किस क्लास में हमने सेट किया? 2 में। तो आप 76 में इस लोक दस्तावेज की अब रजिस्ट्रार ऑफिस से क्या मांग सकते हैं? सर्टिफाइड कॉपी। कहीं भी जरूरत पड़े तो 77 में अब क्या कर देंगे? पेश। और जब पेश कर दिए हैं तो 79 में न्यायालय यह अनुमान लगाया था ये दस्तावेज और प्रमाणित कॉपी सही है कि गलत है? सही है। और मुख्तारनामा तो 85 याद रखिए, 2-3 बार उत्तराखंड ने पूछा है भाई, सेक्शन याद करना पड़ेगा कि मुख्तारनामे के बारे में उपधारणा किस सेक्शन में। बस सेक्शन अब तक के इतिहास में पूछा गया है, भले इतना समझाने के लिए बताया गया हो। अगला देखिए, 85 के बाद आपका 85 है, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा तो ये पूछा जाता है, एमपी में ज़्यादा पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? 85A में। दूसरा, यह कब जोड़ा गया? तो सन 2000 में। फिर तीसरा, इसमें संशोधन कब किया गया? तो सन 2008 में। 2-3 क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में अनुमान की धारा में, तो आपका क्या जवाब रहेगा? आपका माने 85A। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब धारा जोड़ी गई? तो सन 2000 में। आपका कब संशोधित की गई? तो 2008 में। अब इलेक्ट्रॉनिक करार देखिए भाई, आपका क्या होता है। पहले करार तो कराइए। मान लीजिए विवाह का करार करना है, भाई कोई बुरा ना माने भाई आपका ये नहीं कि आपका उदाहरण को उदाहरण के रूप में लीजिए, अन्यथा बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि भाई आपका इतिहास गवाह है। मैं बता दूं सबको, जैसे ही आपका कोई उदाहरण दिया जाता है, 2-4 लोग अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद 2-4 दिन बाद वो क्लास से गायब हो जाते थे। ये इतिहास गवाह रहा है। इसलिए फिर हम बता रहे हैं कि उदाहरण किसी व्यक्तिगत रूप से किसी पर अटैक करने के लिए नहीं दिया गया जा रहा है, समझाने के लिए दिया जा रहा है। एक ऑफलाइन करार और एक ऑनलाइन करार। ऑफलाइन मतलब कि आपका खुलेआम करार, और ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया से करार। तो इलेक्ट्रॉनिक करार बताइए आपका किसके माध्यम से होगा? सोशल मीडिया, यानी कि संसूचनाओं के माध्यम से, यानी कि आपका संसूचनाओं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो 2 करार देखिए विवाह का।
ए और बी आमने सामने हैं। ए प्रस्ताव करता है कि हे बी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम रजामंद हो तो अपनी सहमत दे दो। बी सहमत दे देती है। तो ये ऑफलाइन करार है, और ऑफलाइन करार तो आपका संविदा अधिनियम से कवर नहीं हो रहा है। तो क्या ऑनलाइन करार हो सकता है कि नहीं? ऑनलाइन देखिए, ये अपने मोबाइल से व्हाट्सएप से या ईमेल से, ईमेल ही करा दिया जाए, व्हाट्सएप तो कई लोग, या मैसेज, ये अपने ईमेल से बी को, माने आपका प्रपोजल भेजता है, और बी ईमेल द्वारा ए को भेजती हैं। ए के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती हैं। यहाँ भी करार हुआ, लेकिन ऑफलाइन न होकर क्या हुआ? ऑनलाइन। तो अगर ऑनलाइन करार किया गया है तो ऐसी दशा में ऑनलाइन करारों को जो मान्यता दी गई है, अर्थात अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में करारों को जो मान्यता दी गई है, वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के तहत दी गई है। याद रखिए, करार हो सकता है। अब यह है कि दूसरा उदाहरण एक देखिए, तब आपका फिर सेक्शन आ जाए। ए ने बी को ईमेल भेजा कि हे बी, मैं 500 बोरा चावल तुमसे खरीदना चाहता हूँ, 20 रुपया पर केजी के हिसाब से। बी ने हामी भर दी। तो आपका करार हो गया। लेकिन करार कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉनिक रूप में हुआ, यानी कि सामान्य रूप में नहीं, बल्कि किस में? इलेक्ट्रॉनिक। तो जो ये ईमेल भेजा गया है दोनों तरफ से, इसको तो पहले कानूनी मान्यता देनी पड़ेगी। और कानूनी मान्यता कौन सा कानून देता है करारों को? आईटी एक्ट। बहुत महत्वपूर्ण है। अपराध भी है तो मान्यता भी दस्तावेजों को दिया गया है। अब ये आया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक करार हुआ है तो न्यायालय उस करार के बारे में क्या कुछ उपधारणा करेगा कि नहीं करेगा? अब बेरक देखिए, सही रहेगा, बेरक पर आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा। तो फिर बताइए, विधि की उपधारणा है कि तथ्य की? विधि की। न्यायालय उपधारणा करेगा कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को अंतर्विष्ट करने वाला करार होना तात्पर्य है। इस प्रकार पक्षकारों के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ किया गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के साथ किया गया था। देखिए, एक लोग इसमें पूछ रहे थे, आपका डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में अंतर क्या है? इसको हम भी अभी खोज लेंगे, तब बताएंगे। थोड़ा बहुत हमें भी इसमें संदेह है, क्योंकि ये जो आपका माने जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक्सपर्ट होते हैं वही ज़्यादा बता पाएंगे ये सब। तो हम भी आपका प्रयास करते हैं दोनों में अंतर बताने का, खोल लिया जाए तब। अगला देखिए आपका 85 बी भी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा। तो फिर एक बार याद रखिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट आपका क्या करेगा? तो कोर्ट यह उपधारणा करेगा कि सही है, सब कुछ सही है। तो कौन सी धारा में? 85 बी में। और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा आपका 85C में। तो एक क्रम मिलाने के लिए आता है, थोड़ा क्रम मिला रही है तीनों का। क्वेश्चन यहाँ आ चुका है। फिर एक बार देखिए, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में आपका, अगर ये देख कि इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में उपधारणा किस धारा में? 85 है, बस हेडिंग आता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा की धारा में 85B। और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा की धारा में 85C। क्रम से याद करके जाइए। फिर एक बार हम बता रहे हैं, यहाँ से
क्वेश्चन मिलाने के लिए बनता है। इलेक्ट्रॉनिक करार दे तो ए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख दे तो बी, और इलेक्ट्रॉनिक आपका हस्ताक्षर दे तो कौन सी धारा? 85C। बस इतना याद रखिए भाई, 3 पॉइंट। कई बार ये भी क्वेश्चन बन चुका है, एमपी तो खूब पूछ रहा है इस समय। एमपी में जाएंगे तो एक क्वेश्चन आपका इधर से रहता है। इसके बाद आ जाइए 86, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। तो अब यहाँ पहला पॉइंट आया 86 में, आपका में प्रिज्यूम लिखा है, यानी कि आपका पहली उपधारणा ऐसी 86 में मिल रही है जो आपका कह सकते हैं कि तथ्य की उपधारणा है। तो लिख लीजिए ब्रैकेट पर 86 के आगे। तो 86 में कैसी उपधारणा दी गई है? तथ्य की। तो फिर एक बार तथ्य की उपधारणा का हम कई बार बताए हैं, फिर एक बार हम बता रहे हैं ताकि गलत ना हो। जहां भी बेयर एक्ट में शब्द रहेगा में प्रिज्यूम, न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, वह तथ्य की उपधारणा से या प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट से संबंधित है। पहला नियम याद करना है। ऐसी कंडीशन में न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य नहीं होता है, बल्कि उसका विवेकाधिकार होता है। न्यायालय अनुमान न निकालकर सबूत की मांग कर सकता है कि प्रूफ लाइए, हम अनुमान नहीं करेंगे। और अगर न्यायालय ने अनुमान कर ही लिया तो क्या उस अनुमान को गलत साबित किया जा सकता है कि नहीं? खंडित किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। अगर ये नियम है तो कौन सी उपधारणा? तथ्य की, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। और बेयर एक्ट में क्या शब्द देखेंगे आप? करेगा कि कर सकेगा? तो 86 में आप बेयर एक्ट पढ़िए, हमारे बताने पर नहीं, बेयर एक्ट में जो शब्द लिखा रहे उस आधार पर चलना है। अगर हमसे गलती भी हो गई तो आपको टोक देना है कि ये नहीं, ये लिखा है। देखिए 86 आपका, बस पढ़ाना क्या है, इसको उदाहरण से बता देना है एक लाइन में। अब तथ्य की उपधारणा हो ही गई। एक उदाहरण मान लीजिए कि इंग्लैंड के न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, ध्यान समझिएगा। कोई व्यक्ति इंग्लैंड के न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति, सर्टिफाइड कॉपी भारत के न्यायालय में लाकर पेश करता है। तो भारत के न्यायालय उस विदेशी निर्णय की जो प्रमाणित कॉपी पेश की गई है अनुमान लगाएंगे। तो क्या न्यायालय भाई या तो ये अनुमान लगा सकेगा कि ये प्रमाणित प्रति सही है, या अनुमान लगाने से क्या कर सकेगा? इनकार। और पक्षकार से ये कहेगा कि ये प्रमाणित प्रति सही है, आप इस बात को कोर्ट में क्या करिए? साबित। अब तुरंत भारत के न्यायालय के निर्णय आ जाना है। तुरंत आपका कौन सा निर्णय आ जाना है? देखिए आपका 86 भारत का नहीं है, किसके लिए बनी है? हाँ, दिमाग में बैठाइए, किसके लिए? और कौन सी उपधारणा 86 में? तथ्य की विधि की? क्या अनुमान लगाने के लिए न्यायालय बाध्य है कि विवेक? विवेक। अब भारतीय अगर भारत का पूछ ले तब ध्यान में रखिएगा क्या होगा, इसके लिए अलग नियम है। ध्यान से समझिए इसको फिर एक बार। अगर भारत के किसी न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट में, तो 2-4 धाराएं कम से कम दिमाग में बैठा रहिए। न्यायालय का जो निर्णय होता है वह धारा 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि लोक दस्तावेज है। तो अब इसी पर चलते रहिए। भारत के न्यायालय ने निर्णय दिया तो धारा 74, मैं बार बार कह रहा हूँ कि लिस्ट जाकर याद करिए, बताया नहीं गया है।
लिस्ट जाकर 74 में नोट्स में है, उसमें न्यायालय का निर्णय लोक दस्तावेज माना गया है कि नहीं माना गया, तो तुरंत बताइए। अगर लोक दस्तावेज है तो किस धारा के तहत कोई भी व्यक्ति उसकी प्रमाणित कापी प्राप्त कर सकता है? 76। प्रमाणित कापी जहां भी जरूरत हो पेश कर दीजिए। 77। और भारत के न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कापी पेश किए हैं तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ये कापी सही है। तो 79 कौन सी धारा? तो कोरिलेट भी करना है। अगर विदेशी निर्णय की प्रमाणित कापी आप कोर्ट में भारत के पेश कर रहे हैं तो 86, और भारतीय न्यायालय के ही निर्णय की प्रमाणित कापी पेश कर रहे हैं तो 86 न लाइएगा। कौन सी धारा? 79। तो 79 में आपका उपधारणा करेगा तो विधि की उपधारणा खंडनी भले हो, लेकिन 86 में उपधारणा कर सकेगा तो विधि की नहीं है, तथ्य की है, और ये तो सदैव खंडनी होती है। तथ्य की उपधारणा को सदैव क्या किया जा सकता है? गलत साबित किया जा सकता। भाई कोई समस्या हो तो बताइए। कोरिलेट भी कर लिया गया। अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ जाए घुमावदार तो आप कर ले जाएंगे। अगला देखिए 86 के बाद 87 देखा जाए। पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में आपका उपधारणा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुस्तक पेश की गई है, कोई चार्ट पेश किया गया है, कोई मानचित्र पेश किया गया है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। इसको पहले कोरिलेट करिए, ऐसे नहीं होगा भाई आपका कोरिलेशन थोड़ा इसमें भी अच्छा है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि जो मानचित्र या रेखा या चार्ट है उसको दो वर्गों में बांटिए। एक आपका सरकार या सरकार के प्राधिकारी बना सकते हैं, वह भी आपका सेक्शन देखिए तो 36 है ना, नहीं आपका 36 सेक्शन है ना, 37? एक बार देखिए तो 36। चाहे आपका देखिए फिर एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करिए भाई आपका, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन फिर आया। पहला धारा 36 पढ़िएगा कि चाहे सरकार ने बनाया हो मानचित्र या सरकार के प्राधिकारी या प्राइवेट व्यक्ति ने, दोनों मानचित्र क्या होंगे? मान्य होंगे। मान्य होंगे माने सुसंगत होंगे भाई ये याद रखिए। नए लोगों के लिए आपका मान्य होंगे, लेकिन लीगल भाषा में भी दिमाग में बैठाना है। उचित होंगे, साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, रेलेवेंट होंगे, और बेयर की भाषा में सुसंगत होंगे। दूसरा क्वेश्चन आइए। अगर सरकार या उसके प्राधिकारियों ने मानचित्र बनाया है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह मानचित्र सही है। तो किस धारा में ये जाएगा? अगर सरकार के प्राधिकारी बनाए हैं तो 83, 83। सरकार या सरकार के प्राधिकारी यही समझना है, 83 में जाएगा। और अगर प्राइवेट व्यक्ति बनाया है तो 87 में आएगा। फिर प्राइवेट व्यक्ति पर अब आइए, सरकार का हम बता चुके हैं। अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कोई नक्शा, चार्ट या रेखा बनाया है, किसी पुस्तक में बनाया है और वह पुस्तक आम जनता के विक्रय के लिए प्रस्थापित है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कीमत देकर वह पुस्तक क्या कर सकता है? खरीद सकता है।
तो आप लोग बताइए, अगर प्राइवेट व्यक्ति ने आपका ऐसा मानचित्र, रेखा इत्यादि बनाया है तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकेगा। तो 87 में आपका कौन सी उपधारणा हो गई? मैं प्रिज्यूम लिखा है, कर सकेगा लिखा है, तो बताइए कौन सी उपधारणा हो गई? तथ्य की। न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार, विवेकाधिकार और अनुमान का खंडन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। अनुमान न निकाल के साक्ष्य की मांग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि कौन सा अनुमान है? ये तथ्य का। तो आपका यही आपको समझना था। इसको जब भी पढ़िएगा, मैं बता दूं, आप धारा 60 का प्रोविजो नंबर फर्स्ट को भी गौर करिएगा, यानी कि धारा 60 का। देखिए आवाज जा रही है ना, एक बार चेक करिए। हेलो हेलो। कम कर दीजिए, अब आने दीजिए फोन आपका। क्लास भाई 90 तक हो जाए तब ब्रेक दिया जाएगा। अब निप आज के चूंकि सेकेंड पीरियड में भाई 91 से शुरू करना है, क्योंकि 2 चैप्टर कम से कम 2 पॉइंट निकाल देना है। प्रयास करना है कि 100 तक हो जाए, ताकि सोमवार से। देखिए एक बार फिर भाई आगे बढ़ा जाए, तो इसको आप बेयर एक पर लिख लेना चाहिए, कम से कम सेक्शन की धारा 60 का कौन सा प्रोविजो उठाकर पढ़ना है। फर्स्ट देखिए क्या पढ़ना है। अगर किसी व्यक्ति ने राय व्यक्त की है और वह किसी किताब में की है, तो सामान्य नियम यह है कि उस किताब के रचयिता को बुलाया जाए और राय के बारे में वह बयान दे। लेकिन अगर रचयिता मर गया, मिल ही नहीं सकता, असमर्थ हो गया, तो क्या बिना रचयिता को बुलाए उसके जो विचार उसके किताब में है वो साक्ष्य में प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, अब ये प्रत्यक्ष साक्ष्य होगा कि अनुश्रुत? अनुश्रुत। और वह स्वयं आ जाता तो, और नहीं आया, उसका पुराना लिखावट प्रस्तुत की गई, अनुश्रुत। यही पॉइंट पकड़ना था। चलिए याद तो है, आगे देखिए भाई। पप्पू तो गया, पप्पू थोड़े बोल रहे हैं। एक देख, आजकल फर्जी नंबर ज्यादा आ रहे हैं, पता ना क्यों। 4-5 दिन से फर्जी नंबर ज्यादा आ रहे हैं। मुन्ना बोल रहे हो तो पप्पू बोल रहे हो। नहीं भाई, न जाकर किसी को न पहचानता आदमी तुरंत फोन काट देता हूँ मैं भी। आपका भले उसमें बहसबाजी नहीं करना है भाई। आपको हम नहीं जानते, इतना समय थोड़े है कि वैसे ही फोन नहीं उठ रहा है इंक्वायरी वाले। देखिए आपका फिर 87 हो गया, 88 भी पूछा गया है और 88 ए भी पूछा गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूं। तार संदेशों के बारे में उपधारणा, बेरक पकड़े रहेगा, न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा, तो तुरंत पॉइंट आया, कर सकेगा तो बेरक पर लिख लेना है। तार संदेशों के बारे में उपधारणा, तथ्य की उपधारणा हो कि विधि की कि दोनों की? तथ्य की, क्योंकि बेरक में क्या लिखा है? उपधारणा कर सकेगा। अब पहले कंसेप्ट बनाइए, तब आपका भाई आगे। देखिए यहाँ से आपका काफी अंदर जाकर क्वेश्चन बना है, सतर्क देखिए कहाँ रहना है, जो टेक्निकल पॉइंट। भाई आपका अब तार समाप्त हो गया, भाई ये भी बता दिया जाए, भारत सरकार ने तार अब समाप्त कर दिया है। अब तार जो भेजा जाता है पूरी तरह अब क्या हो गया? समाप्त हुआ, वो अलग बात है भाई।
तो तार में होता क्या था कि शब्दशः पैसा लगता था, यानी कि एक शब्द के आधार पर पैसा लगता था। तो ऐसी दशा में अगर तार चला गया तो मान कर चलिए कि बहुत बड़ी आफत आ गई है। मैं बता दूं, यानी कि कोई ना कोई घर का जब मर जाता था या बहुत सीरियस होता था तब तार भेजा जाता था और पैसा ज़्यादा लगता था। मोबाइल तो था नहीं। तो तार में होता क्या है कि भाई जो मान लीजिए आप गए और जहां से तार प्रेषक हैं आपने 4 शब्द लिखकर दे दिया, तो ये तो माना जाएगा, इस बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा कि जो बातें आपने लिख कर दी वही बातें प्रेषक ने क्या की, भेजा। लेकिन किसने भेजवाया, यानी कि कौन लिख कर दिया, क्या भेजने वाले के बारे में कोई उपधारणा की जाएगी? नहीं। भाई तो केवल किसके बारे में उपधारणा न्यायालय कर सकेगा कि जो वर्ड लिख कर दिए गए वही वर्ड तार द्वारा क्या किए गए होंगे, भेजे गए होंगे। लेकिन ये वर्ड किसने लिख कर दिया, क्या इस बारे में कोई न्यायालय अनुमान लगाएगा कि नहीं? नहीं। ये बात कोर्ट में क्या करनी पड़ेगी, साबित। जैसे ए ने तार भेजा, माने ए गया और पोस्ट ऑफिस में दे दिया कि हमारा तार भेज दिया जाए। पोस्ट ऑफिस वाले भेज दिए। अब जो पोस्ट ऑफिस वाले को दिया गया वही संदेश वो भेजा, इस बारे में न्यायालय चाहे तो अनुमान लगा सकेगा। बाध्य नहीं है फिर भी, क्योंकि एक ऐसी उपधारणा है तथ्य की, चाहे अनुमान लगाए या न। लेकिन किसने भेजा, भाई किसने भेजा, यही पॉइंट पकड़ना है। क्या भेजने वाले के बारे में भी अनुमान लगाया जाएगा कि क्या संदेश भेजा गया उस बारे में, कि दोनों में, कि इनमें से कोई नहीं? यही मॉडल अच्छा बना है। तो बताइए, भेजने वाले के बारे में कि जो संदेश भेजा गया, हाँ जो संदेश भेजा गया, भेजने वाले के बारे में कोई अनुमान नहीं। ये अलग से क्या करना पड़ेगा, साबित। इसको थोड़ा जोड़ना है, 108 से जोड़ लिया जाता है, 109 से अच्छे से 108। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, केस याद रखिएगा, केस भी आपका बनता है 108 पर। क्या है? क्या? देखिए अभी हम बताते हैं, पहले केस आपका, पहले प्रावधान देखिए फिर हम बताते हैं। देखिए आपका मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली, यही है ना? कई बार ये भी रिपीट किया है कि मोहम्मद शरीफ बनाम बंदे अली का केस किससे संबंधित है। तो देखिए आपका, हम बताना क्या चाहते हैं वो देखिए कोरिलेट करके। अगर न्यायालय में यह तथ्य, आगे बताया जाएगा, 1-2 दिन में भले छोड़ दीजिए, मेन पॉइंट आइए। क्योंकि 88 में जो हमने प्रावधान बताया सेम वैसा ही प्रावधान 108 में भी है। कैसे हैं ये देखिए। भाई अगर एक तथ्य यह साबित कर दिया जाए कि पिछले 7 वर्षों के अंदर किसी व्यक्ति के बारे में उन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना जो सुनते यदि वह क्या रहता, जिंदा, तो न्यायालय सिविल डेथ की उपधारणा करेगा। यानी कि न्यायालय ये अनुमान लगाएगा, उपधारणा करेगा। तो तुरंत पकड़िए, करेगा का मतलब क्या हुआ, विधि की कि तथ्य की उपधारणा, विधि की। क्या करेगा कि यह व्यक्ति अब क्या हो चुका है, मर गया है, इसी को सिविल डेथ कहते हैं, दीवानी मृत्यु कहते हैं, नागरिक मृत्यु कहते हैं। तो बताइए, मृत्यु की उपधारणा की जाएगी कि मृत्यु के समय और तिथि की? हाँ, मृत्यु की समय तिथि को अलग से क्या करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार फिर हम बता दें,
आपका 88 में संदेश भेजने वाले के बारे में उपधारणा कि संदेश भेजा गया उसके बारे में। हाँ, और भेजने वाले को क्या करना पड़ेगा? साबित। आपका ऐसे ही व्हाट्सएप और ईमेल से भी होता है। जैसे व्हाट्सएप पर आपने मोबाइल से संदेश भेजा तो भाई भेजने वाले के बारे में कोई उपधारणा नहीं की जाती। साबित करना पड़ेगा कि ये व्हाट्सएप से मैसेज इसी व्यक्ति ने भेजा। हो सकता है कि भाई कोई बच्चा दबा दिया मोबाइल, आजकल खेलते खेलते दबा दे रहे हैं, मैसेज चला जा रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। अगला देखिए 88 है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा। सेम नियम लागू करिएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक संदेश तो 4-5 इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजवा भी दिया जाए। अभी हमने उदाहरण भी हल्का सा बताया। तो तार संदेश के बारे में जो नियम है वही नियम 88 ए में इसके बारे में है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश। ये जो धारा जोड़ी गई आपका याद रखिएगा, ये सन 2000 में जोड़ी गई आपका आईटी एक्ट द्वारा। ये भी पूछा जाता है। फिर एक बार 88 ए पर पहले एक उदाहरण देखिए तो अपने आप आ जाएगा। 18 उसी तर्ज पर कौन सी धारा है? बस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आपका संदेश है, तो आप लोग खूब संदेश हम भी भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक, आप लोग भी भेजते हैं। कई लोग तो कोचिंग पढ़ते समय भी उंगली क्या करते हैं, स्पीड में चलाते रहते हैं, टच करते रहते हैं। तो भाई बता दिया जाए, आपका एक पुराने लोग थे आपका बिहार के ही, और जो ये उंगली से टच करते हैं लोग, इस पर गाना बनाए थे। कई मुर्गा मुर्गी बतख कबूतर सबकी आवाज निकालते थे वो, और काफी गाना वाना भी गाते थे आपका। और आपका कह सकते हैं कि अब देखा जाएगा फंक्शन होगा तो कहाँ है, अब पुराने खिलाड़ियों को बुलाना पड़ेगा। 3-4 लड़कियां भी आपका मैंने काफी अच्छा आपका गाना गाती थी। और आपका एडीजे हो गए आपका कह सकते हैं कि आजमगढ़ में आपका जितेंद्र यादव जी, तो कार्यक्रम की शुरुआत वहीं करते थे और आपका पूरा सुर ताल मिलाकर कोई भक्ति गीत गाते थे, क्योंकि आरएसएस से शाखा से जुड़े थे और पूरा भक्ति ताल क्या करते थे याद किए थे, तो शुरुआत वहीं करते थे। तो देखिए आपका अब अगस्त में तो मुश्किल है फंक्शन, क्योंकि आपका एग्जाम है। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को वहीं एक बचता है, बहुत दिन हो गया फंक्शन किए हुए, तो इस बार फंक्शन कराया जाएगा। और चूंकि भाई 15 अगस्त के बाद 21 को एग्जाम है तो डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो अगस्त के बाद ही होगा, सितंबर में करा दिया जाएगा। क्योंकि एक बार आपका और गायक भी बाहर से बुलाए जाते हैं, आपका विक्टर सुल्तानपुरी आते हैं, फिर आपका वो बाल वाले यानी कि अंबर आपका आते हैं, तमाम गायक आकर और फ्री में, बस मनोज सर मनोज सर। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मनोज सर कम पैसा लेकर कोई 1,00,000 2 लाख नहीं ले रहे हैं, कम कम पैसे में सबको शिक्षा देते हैं। इसलिए सब लोग आकर पैसा नहीं मांगते, फ्री में आकर जो इच्छा से दे दीजिए रख लेते हैं, तो भाई दिया जाता है। ये नहीं कि आपका कम से कम खर्चा चले, लेकिन आ जाते हैं बिना बुलाए भी। तो देखिए फिर एक बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश भिजवाइए 2 दिन, ईमेल भेजा गया, व्हाट्सएप से भेजा गया, ट्विटर से भेजा गया, आपका टेलीग्राम से भेजा गया इत्यादि। अब कितना बताया जाए सब आपका तमाम चीजें हैं। तो ऐसी दशा में फिर एक बार देखिए, व्हाट्सएप से आपने कोई मैसेज भेजा, तो जो मैसेज आपने भेजा वही मैसेज दूसरे पक्षकार को प्राप्त हुआ, इस बारे में न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। तो बताइए सकेगा मतलब 88 एक कौन सी उपधारणा हो गई? तथ्य की विधि की, तथ्य की। लेकिन इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा कि ये मैसेज किसने भेजा,
यानी कि व्हाट्सएप से मैसेज किसने भेजा, ये कोर्ट में अलग से क्या करना पड़ेगा, साबित। तो किसके बारे में अनुमान न्यायालय लगा सकता है, मैसेज के बारे में कि भेजने वाले के। तो तार में भी तो यही रहा और इलेक्ट्रॉनिक आपका मैसेज में भी क्या रहा, तो दोनों में सेम नियम है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, क्या भेजा गया इस बारे में अनुमान लगा सकेगा, वो भी बात नहीं है। किसने भेजा इस बारे में कोई उपधारणा नहीं की जाएगी। 4 बार बताया गया और आपका ऑप्शन आएगा दोनों इनमें से कोई नहीं। किसी भी हाल में दोनों नहीं मारना है। किसके बारे में मारना है, संदेश के भेजने वाले के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया। भाई 3-4 बार मैं बताया, इसलिए बताना पड़ रहा है कि बार बार लोग गलती करके आ रहे हैं। 88 के बाद 89 आ जाइए। पेश न की गई, पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा, तो न्यायालय उपधारित करेगा तो फिर 89 में क्या आ गया, विधि की उपधारणा खंडनीय। 89 में लिख लीजिए, तथ्य हम नहीं, कौन सी उपधारणा है, विधि की उपधारणा है, कैसी है, खंडनीय। न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी या जो पेश करने की सूचना के पश्चात पेश नहीं की गई हैं, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी। यहाँ भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है 89 से भी, और 89 को पहले उदाहरण से कोरिलेट करके पढ़िए, तब आपका आगे बताया जाए। देखिए मैं बता चुका हूँ, फिर आपका एक जरूर छूट गया था, बताते समय उसको आज कोरिलेट कर लिया जाए, कभी काल छूट जाता है। आपका 65 ए बताया गया, फिर कौन सी एविडेंस की धारा, 66, फिर आपका 163, फिर 100 कौन मैं बताया था, 104, इतना तक तो बताया था। लेकिन एक धारा जरूर छूट गई थी, वह कौन सी धारा, 89। वैसे उसी समय बता देना चाहिए था, अब चाहिए था नहीं बताया जा सका, गलती हो गई, तो उस गलती को अब सेक्शन आया है तो पुनः क्या किया जाए, सुधारा जाए। अब ये 5 धाराएं एक साथ पठनी है, ध्यान से अब समझिए। धारा 65 ये कहती है कि द्वितीयक साक्ष्य कोई पक्षकार तब पेश कर सकता है जब यह प्रतीत न्यायालय को करा दे या दर्शित करा दे कि हजूर मूल कापी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या सत्याधीन है जिसके खिलाफ हम साबित करने वाले हैं, इत्यादि। और हमने धारा 66 के तहत जिसके पास मूल कापी थी, प्राथमिक साक्ष्य था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, हमने सूचना दे दी थी। तो सूचना बताइए तो किनको किनको दी जा सकती है, पक्षकार को, उसके अटर्नी को, उसके प्लीडर को, उपर्युक्त सभी को बता गया था। सूचना मौखिक होगी कि लिखित, लिखित कितनी दशाओं में सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, 6। तो ये सब जो पढ़ाया गया वो भाई गलत न हो, कितनी दशाओं में। अब आइए एविडेंस की अगली धारा, अगर सूचना पर वह व्यक्ति मूल कापी ला दिया और न्यायालय में पेश कर दिया, निरीक्षण भी हो गया, तो क्या उसे साक्ष्य के रूप में पेश कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। तो एविडेंस की कौन सी धारा, 163, कौन सी धारा, 163। अब अगर सूचना उसे दी गई, अब मूल कापी नहीं लाया, तो क्या बाद में सामान्यतः वह मूल कापी पेश कर सकता है कि नहीं। लेकिन कितने अपवाद हमने बताए थे, दो दो अपवाद बताइए, फिर कौन कौन, दूसरे पक्षकार की सहमत, और दूसरा अपवाद, हाँ एकदम रटिया भाई, दूसरा अपवाद था कि न्यायालय के आदेश, अनुमत वही अनुमत। अब अगला कंसेप्ट बनाइए अगर मान लीजिए ए ने बी को सूचना दी
धारा 66 के तहत कि तुम्हारे पास मूल कापी है और लेकर मूल कापी आइए, और नहीं तो मैं द्वितीयक साक्ष्य क्या करूंगा इसका। अब बी मूल कापी नहीं लाया, बी कौन नहीं लाया, तो नहीं लाया तो ये धाराएं विफल हो गई, क्योंकि लाता तब तो। नहीं लाया तो धारा 164 जरूर लागू होगी। अब बाद में उसे लाने, लेकिन इसमें 89 भी जोड़ना है। 89, जब सूचना बी को दे दी गई, बी सूचना के बावजूद भी दस्तावेज पेश नहीं किया, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा। तो बताइए करेगा में मैंने कौन सी उपधारणा, विधि की तथ्य की, खंडनीय की अखंडनीय, खंडनीय। न्यायालय बाध्य है अनुमान निकालने के लिए कि विवेकाधिकार बाध्य। तो 89 कौन सी उपधारणा है, विधि की, क्योंकि क्या लिखा है, करेगा। अब न्यायालय क्या अनुमान करेगा कि मूल कापी के बारे में अब अंदर से पूछा गया है, 3 अनुमान निकाला जाएगा, वहीं तीनों रट कर जाएगा। जो लास्ट लाइन है देखिए 89 का, क्या क्या अनुमान करेगा। तो पहला अनुमान करेगा कि वह मूल कापी अनुप्रमाणित थी। अनुप्रमाणित बताया गया, अटेस्टेड थी। भाई मूल कापी क्या थी, अनुप्रमाणित। स्टाम्पित थी, यानी कि मुद्रा उद्रा उस पर क्या लगा था, लगा था। और तीसरा निष्पादित थी, यानी कि लिखने वाले ने उस पर क्या किया था, साइन। तो बताइए किसके बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। अगर सूचना के बावजूद भी कोई व्यक्ति मूल कापी नहीं लाता, तो मूल कापी क्या थी, किसके किसके बारे में। 3 बातें रट कर जाइए। पहले तो निष्पादन के बारे में, दूसरा कौन, स्टाम्पित, तीसरा कौन, निष्पादित। निष्पादित का मतलब ये हुआ कि वह क्या किया था, उस पर साइन किया था। इसके बाद 2 धाराएं बची हैं, रेस्ट ले लीजिए तब भाई बता जाए, क्योंकि आवाज भी तो अभी एविडेंस ही चलेगा, कल भी बता गया। 2 धाराएं 5-10 मिनट में बताकर, जो 2 धाराएं अगली धाराएं हैं, जो भी कारण हो, यूपीजे और एपीओ दोनों में बना था, अभी बिहार में ही बना था, लगातार रिपीट करता रहता है। तो अभी हम बताएंगे, 15 मिनट ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक 20 मिनट का रहेगा भाई, आप